नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। आज बात करते हैं जैविक और अजैविक संसाधनों में करते हैं जल संसाधनों की। दोस्तों, मानव जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटक है जो मानव के जीवन का आधार माना जाता है। मानव जल का उपयोग अपने दैनिक कार्यों के रूप में, पेयजल के रूप में, निर्माण कार्यों में, सिंचाई, उद्योग और परिवहन आदि विभिन्न कार्यों में करता है। जल एक अनिवार्य, सीमित और अति संवेदनशील तथा चक्रीय संसाधन है। दोस्तों, यह समस्त मानवीय क्रियाकलापों तथा पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को जल के बिना संभव नहीं किया जा सकता। मतलब जल के बिना ये सभी असंभव है। अब बात करते हैं भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता की। तो दोस्तों, पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जल एक चक्रीय संसाधन है, अर्थात जल को चक्रीय संसाधनों की श्रेणी में रखा गया है। चक्रीय संसाधनों से तात्पर्य है दोस्तों कि महासागरीय जल सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है तथा संघनन की क्रिया के दौरान बादलों का निर्माण होता है। बादल निर्माण की प्रक्रिया के बाद जब बादल अत्यधिक मात्रा में आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं तो वर्षा के द्वारा वह जल वापस नदियों तक पहुंचता है और नदियों के द्वारा वह जल वापस समुद्र तक पहुंचा दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया निरंतर रूप से प्रकृति में चलती रहती है, इसलिए इसे चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। विश्व में उपलब्ध कुल जल का केवल 3% भाग ही अलवणीय या पीने योग्य है। बात करें विश्व में कुल जल का 3% भाग ही पीने योग्य है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य है, तो 3% भाग मानव के उपयोग योग्य या पीने योग्य है, जबकि शेष 97% भाग है वह लवणीय या खारा होने के कारण उपयोग योग्य नहीं है। दोस्तों, भारत में विश्व के कुल पीने योग्य जल का केवल 4% भाग ही मिलता है। यानी कुल पीने योग्य जल का केवल 4% भाग ही मिलता है, जबकि विश्व की बात करें तो विश्व की 17.5% जनसंख्या है वह भारत में निवास कर रही है। पीने योग्य जल तो 4%, लेकिन जनसंख्या 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। दोस्तों, भारत में जलीय संसाधनों की प्राप्ति के प्रमुख जो स्रोत हैं वे 2 स्रोत हैं, धरातलीय जल तथा भूमिगत जल। इन 2 रूपों में भारत में जलीय संसाधनों की प्राप्ति होती है। बात करते हैं धरातलीय जल की। दोस्तों, धरातलीय जल वह होता है जो वर्षा के द्वारा नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों और नालों से प्राप्त होता है, उसे धरातलीय जल कहते हैं। मतलब धरातलीय जल को अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं, आसानी से बहते हुए जल को देख सकते हैं। बहते हुए जल के जो भी स्रोत है, नदी, तालाब, झील, बांध, नाले, वे सभी धरातलीय जल की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अर्थात वर्षा धरातलीय जल का सबसे प्रमुख क्या माना जाता है, स्रोत माना जाता है। भारत में प्रति वर्ष औसतन 108 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 108 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में प्रति वर्ष औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 108 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भारत में होती है। दोस्तों, वर्षा या वर्षण से भारत में कुल 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। 4000 घन किलोमीटर जल की प्राप्ति भारत को होती है। इसमें 1869 घन किलोमीटर जल नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मौजूद रहता है। इसमें से मतलब 4000 में से 690 घन किलोमीटर जल नदी सिंचाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन तकनीकी क्षमता के अभाव के कारण इसका केवल 60% भाग ही उपयोग में आता है। भारत में नदियों के जल का जो जाल है वह 60% सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि से प्राप्त होता है। यानी कुल नदीय जो जल है उसका 60% जल है वह 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र से प्राप्त होता है। अब बात करें इनके उपयोग की, तो भारत में नदियों, तालाबों तथा नहरों द्वारा प्राप्त धरातलीय जल का लगभग 89% भाग है वह कृषि कार्यों में। देखो, इस चित्र में आपको बताया गया है कि
89% जो कार्य है वह कृषि कार्यों के रूप में काम में लेते हैं। 2% उद्योगों में तथा 9% घरेलू कार्यों में जल को काम में लिया जाता है। तो ये था धरातलीय जल। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत के तटीय क्षेत्रों में लेगून झीलें मिलती हैं, यानी भारत की जो तट रेखा है, 9 राज्य मिलकर भारत की तटीय रेखा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये सभी राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। इन तटीय क्षेत्रों में लेगून झीलें मिलती हैं। कैसी झीलें मिलती हैं? लेगून यानी खारे पानी की झीलें मिलती हैं, जिनसे केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन और नारियल तथा चावल की कृषि की जाती है। बात करते हैं कि लेगून झीलें होती क्या है। तो दोस्तों, भारत की तटरेखा अधिकांशतः सीधी व सपाट है, लेकिन कुछ तटीय क्षेत्रों में तटरेखा क्या है, कटी फटी है। तो यह तटरेखा कटी फटी होने के कारण इनके तट के समीप छोटी व छिछली यानी कम गहराई वाली छोटी व छिछली झीलों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें लेगून या अनूप या पश्च जल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भूमिगत जल के बारे में। दोस्तों, भारत में वर्षा से प्रतिवर्ष 790 घन किलोमीटर जल भूमिगत जल के रूप में मिलता है। यानी भूमिगत जल 790 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष है, वह भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। कुल भूमिगत जल में से 225 घन किलोमीटर जल ही आर्थिक दृष्टि से उपयोग में लिया जाता है, लेकिन इसमें से 78 घन किलोमीटर भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई कार्यों में किया जा रहा है। भारत में कुल उपलब्ध जल का 44% भाग सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र की बेसिन की रंध्रयुक्त जो कोमल चट्टानें मिलती है, उन चट्टानों में मिलता है। इसी कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में पर्याप्त भूमिगत जल है, उसके भंडार नलकूप व कुएं की तरह मिलते हैं। बात करें उपयोग की, तो भारत में कुल भूमिगत जल का जो उपयोग है उसका 92% भाग कृषि कार्यों में, देखो चित्र में देखिए, 92% भाग है उसका उपयोग है कृषि कार्यों के रूप में किया जा रहा है। 5% का उपयोग उद्योगों में तथा शेष बचा 3% है उसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों सिंचाई के बारे में कि सिंचाई किसे कहते हैं। तो वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम तरीकों से जल की आपूर्ति करने की जो प्रक्रिया है वह सिंचाई कहलाती है। यानी वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम तरीकों से जल देने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। दोस्तों, सिंचाई के साधनों की बात करें तो ऐसे साधन जो सिंचाई के लिए खेतों में जल उपलब्ध कराते हैं सिंचाई के साधन कहलाते हैं, जैसे नदियाँ, तालाब, कुएं, नलकूप, ये सभी सिंचाई के साधन हैं। दोस्तों, सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो सिंचाई के साधन का वर्गीकरण अपन देखते हैं। सिंचाई के साधनों को 2 भागों में बांटा गया है, धरातलीय जल तथा भूमिगत जल। धरातलीय जल किन किन रूपों में संरक्षित रहता है? नहरों के रूप में, तालाबों के रूप में और नदियों के रूप में। तथा भूमिगत जल है वह रहता है कुएं और नलकूप, इनके द्वारा अपन इसको उपयोग में ले सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में सिंचाई के लिए जल संसाधनों की आवश्यकता के प्रमुख कारण, कि भारत में सिंचाई के लिए जल संसाधनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक कृषि उत्पादन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर अधिक कृषि उत्पादन की आवश्यकता हुई तो कृषि उत्पादों को या फसलों को बोने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टेम्परेचर की यानी तापमान की तथा जल की आवश्यकता होती है। तो जल की कमी की पूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है? तो सिंचाई के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए और अधिक कृषि उत्पादन की आवश्यकता होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता है वह महसूस की गई। फिर है भारत में वर्षा की अनिश्चितता तथा अनियमितता के कारण।
तीसरा है शुष्क क्षेत्रों में कृषि फसलों के उत्पादन के लिए। चौथा, गहन कृषि या बहुफसली कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। पांचवा, व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। छठा, सूखे की समस्या के समाधान के लिए। तथा सातवां, चारागाहों के विकास के लिए। अब बात करते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन के विभिन्न उपायों की। दोस्तों, जल संरक्षण के प्रबंधन के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैं। पहला है जल प्रदूषण का निवारण करना। दूसरा है जल का पुनर्चक्रण तथा पुनर्उपयोग पर बल देना। तीसरा है जल संभरण प्रबंधन। और चौथा है वर्षा जल संचयन। दोस्तों, जल संभरण प्रबंधन है कि धरातलीय तथा भूमिगत जल संसाधनों का कुशल तरीके से उपयोग किया जाना ही जल संभरण प्रबंधन कहलाता है। केंद्र, राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा देश में अनेक जल संभरण के विकास एवं प्रबंधन के कार्य चलाए गए। जिन कार्यक्रमों की अपन बात करते हैं कि जल संभरण प्रबंधन के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, तो भारत सरकार के द्वारा हरियाली परियोजना चलाई गई। हरियाली परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजना है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन तथा वृक्षारोपण और वन संरक्षण के लिए चलाई गई एक योजना है, आयोजना है या परियोजना है। यह परियोजना पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर के लोगों के सहयोग के साथ ही संचालित की जा रही है। दूसरी है अरवारी पानी संसद। यह राजस्थान के अलवर जिले में संचालित एक परियोजना है जहां तालाब, बांध बनाकर सिंचाई व पेयजल के हेतु जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। तीसरा है नीरू मीरू या जल और आप कार्यक्रम। यह आंध्र प्रदेश में चलाया गया कार्यक्रम है। जन सहयोग से तालाब, जोहड़ों की खुदाई और बांध बनाकर जल संरक्षण को बढ़ावा यहाँ दिया गया है। दोस्तों, तमिलनाडु में जल संरक्षण की संरचना बिना इमारत निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्षा जल को बचाने के लिए या वर्षा जल तकनीक या जल संग्रहण की संरचना के बिना इमारतों का निर्माण है वह